चार वर्ण को जिस तरीके से विश्लेषित किया गया एक आदमी के शरीर के रूप में, कि सर के यहाँ के ऊपर जो कंधा के ऊपर है, जो ये मुंह है और ये सर है, ये ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है और ये जांग और ये पेट का हिस्सा जो है ये वैश्य है और इसके नीचे जो पैर है वो शूद्र है। मैंने मेहनत शूद्र करेगा और ब्राह्मण सिर्फ भाषण देगा। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, इनको मुख का कोई काम तो है नहीं, कमाने का काम नहीं है, खाने का काम है, बोलने का काम है, बोल करके एक दूसरे को लड़ाने का काम है, उलझाने का काम है। और इसने क्षत्रियों को अपना गुलाम बनाया और उसको उकसाया कि तुम शूद्रों पर जुल्म करो। और इस तरीके से ब्राह्मणवाद ने पूरे भारतीय साम्राज्य समाज पर अपना साम्राज्य कायम कर लिया। इसके खिलाफ ज्योतिराव फूले लड़े, सावित्रीबाई फूले लड़ी, उन्होंने शिक्षा का अलख जगाया। रामास्वामी नायकर पेरियार लड़े, उन्होंने आडंबर के खिलाफ एक बड़ी मुहिम, दक्षिण भारत में आज भी उनकी प्रतिष्ठा है। और मुझे लगता है कि उत्तर भारत में भी नायकर को, रामास्वामी नायकर को, पेरियार को खूब पढ़ने की आवश्यकता है। अभी उत्तर भारत में पेरियार को कोई नहीं पढ़ता है, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप नायकर पेरियार को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी तर्क शक्ति जो है ब्राह्मणवाद से मुकाबला करने की वो 1000 गुना ज्यादा है। और मुझे लगता है कि पेरियार के तर्कों का जवाब ब्राह्मणवादी ताकतों के पास नहीं है और वहां वो घुटने टेक देती है। और इसीलिए लगातार पेरियार के विचारों पर, पेरियार के प्रतीकों पर हमले होते रहे। और कई बार मीडिया के द्वारा भी जब पेरियार ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं तो उनको बाइकआउट करने की कोशिश की जाती है। और इसी क्रम में हमने देखा कि दक्षिण भारत के IIT चेन्नई में जब हमारे कुछ नौजवान मित्रों ने अम्बेडकर पेरियार स्टडी सर्कल चालू किया और उसके माध्यम से युवाओं को पेरियार और अम्बेडकर के बारे में, उनके विचारों के बारे में जब शिक्षित करना शुरू किया, तो यही वर्तमान मोदी सरकार ने, इनके बड़े कबीने के मंत्री ने पेरियार अम्बेडकर स्टडी सर्कल पर रोक लगा दिया। और जब उसका विरोध किया गया तो चलाने वाले लोगों को जेल में डाल दिया। तो जब भी ब्राह्मणवादी शक्तियों के खिलाफ कोई ताकतवर प्रतिरोध देश के अंदर होता है तो उसको दबाने की कोशिशें भी होती है। और ये लगातार हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से गौरी लंकेश को मारा और अभी देश भर के बुद्धिजीवियों को जेल में डाला जा रहा है। आनंद तेल तुंबड़े, जो डॉक्टर अम्बेडकर के रिश्तेदार भी लगते हैं और एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं। मुझे लगता है कि आपको अम्बेडकर को अगर पढ़ना है तो ये मेरी तरफ से, मैंने जितना अम्बेडकर को पढ़ा है, आपको आनंद तेल तुंबड़े की लिखी हुई किताब जो उन्होंने अम्बेडकर पर लिखा है आपको पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि अम्बेडकर को समझने के लिए आनंद तेल तुंबड़े से ज्यादा बेहतर भारत में किसी ने लिखा होगा। हो सकता है किसी ने लिखा होगा, शायद मेरी पहुंच ना हो, लेकिन मैंने आनंद तेल तुंबड़े को जितना पढ़ा मुझे लगता है कि वो आपको अम्बेडकर को समझा सकते। सबसे बड़ी साजिश की बात क्या हुई? आजादी के बाद देश की सत्ता ने, चाहे जिसकी सत्ता रही हो, जिसकी सरकार रही हो, उसका नाम लेने की कोई अभी के राजनीतिक दौर में नहीं, लेकिन उन्होंने अम्बेडकर को सामने नहीं आने दिया, अम्बेडकर साहित्य को सामने नहीं आने दिया। बहुत सारे हमारे बुद्धिजीवी बैठे हैं, आप बताइए कि क्या 1980 या 90 से पहले कोई अम्बेडकर पर चर्चा देश के अंदर होती? एक बहुत बड़े पत्रकार हैं उर्मिलेश जी, में उनका इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि कहीं भी अम्बेडकर के साहित्य नहीं मिलते थे, किताबें नहीं मिलती थी, उनके ऊपर लिखे हुए लेख नहीं मिलते थे। अम्बेडकर को सिर्फ एक संविधान लिखने वाले व्यक्ति के रूप में, महापुरुष के रूप में सिर्फ उनको खड़ा कर दिया गया था कि एक व्यक्ति था जिसने देश का संविधान लिखा। लेकिन अम्बेडकर कभी भी किसी देश का संविधान लिखे जाने मात्र से उनकी पहचान नहीं होना देना चाहिए। अम्बेडकर ने बहुत सारी चीजों को लिखा, अम्बेडकर ने बहुत सारी बातों को कहा है, आज भी उसे हम नहीं पढ़ते। मोदी जी भी अम्बेडकर दिवस मनाते हैं, लेकिन अम्बेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता ही कहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मोदी जी संविधान निर्माता से अलग होकर समाज निर्माता के रूप में पहचाने। वहां आप इस पॉलिटिक्स को समझिए। हमारे थोड़ी सी हो सकता है कि बात हो रही है, थोड़ी बातों में भिन्नता है। पढ़े लिखे लोग क्या होते हैं ये अलग बात है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने ही अम्बेडकर को जनमानस में पहुंचाया है, इस बात की हकीकत नहीं। अगर आनंद तेल तुंबड़े नहीं पढ़े होते तो आज अम्बेडकर आपके बीच में नहीं होते, मैं यकीन करता हूं।
उनको धिक्कारने से अच्छा है उन्हें ताकत दीजिए। मैंने देखा यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हुए दलित प्रोफेसर बोलना चाहता है, लेकिन क्या उस दलित प्रोफेसर के ऊपर जब जुल्म होता है, उस पूरे साम्राज्य में वो इकलौता व्यक्ति होता है, नहीं है कोई लेक्चर उसके पक्ष में खड़ा होने वाला। जब उस पर अत्याचार होता है तो क्या दलित समाज उसके साथ खड़ा होता है? आप उसको तो गाली दे रहे हैं कि वो आपके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन बोलते हुए जब वो मारा जाता है तो आप कितना उसके लिए सड़कों पर खड़ा होते हैं। आप अपनी जिम्मेदारी को शायद भूल रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अपनी जिम्मेदारी पहले तय करनी होगी। पूरी व्यवस्था देखिए, कितनी खतरनाक व्यवस्था। जब आरक्षण पर बहस शुरू हुई पूरे देश के अंदर, इन्होंने आरएसएस के चीफ ने कहा, मोहन भागवत ने, कि समीक्षा होनी चाहिए, तो देश में आरक्षण पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ। बहुत लॉजिकल सवाल थे। पटना से लेकर आरा और दिल्ली में कैंपसों में बातें हुई, हम लोगों को भी बुलाया गया और हम लोगों ने भी पूरी बातें कही और बातचीत हुई। एक बात मैंने कही कि आप समीक्षा करिए और जब 10% रिजर्वेशन उन्होंने दिया, इस पर भी चर्चा। आरक्षण छोड़ा जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन पहले ये तो बताइए कि आरक्षण मिला था। आजादी के समय ही जब संविधान को अंगीकार किया गया तो SC/ST को 22% रिजर्वेशन, लेकिन कोई आदमी इस देश का बताए खड़ा होकर दावे के साथ कि क्या भारत के किसी भी कार्यालय में 22% दलित हैं? क्या किसी भी संस्थान में 22% दलितों को हिस्सेदारी मिली? कितने परसेंट आज तक, 74 सालों के बाद तक? तो जब नहीं मिली तो फिर आरक्षण पर कैसे समीक्षा? ये सामाजिक आरक्षण था। अम्बेडकर ने भी कहा आरक्षण कोई आर्थिक नहीं होता, ये फर्जी वाला है और ये फर्जी बातें हैं। सामाजिक आरक्षण, हम लोग सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए थे और इसलिए पिछड़े हुए थे क्योंकि हमारी आर्थिक हैसियत बहुत कमजोर थी। जब हम सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आगे बढ़ेंगे तो हमारी सामाजिक हैसियत भी मजबूत होगी। तो इसके लिए रिजर्वेशन तो जरूरी है। फिर ओबीसी को भी दिया गया 27% रिजर्वेशन, लेकिन बताइए ओबीसी भी कहां से 22% लोग हैं? कौन कचहरी में ओबीसी के लोग हैं? बड़े वकील, बड़े जज। कौन कॉलेज में ओबीसी SC/ST वाले लेक्चरर और प्रोफेसर भरे पड़े हुए, प्रिंसिपल? मैं कहीं कर देख रहा था, बिरकुंवर विश्वविद्यालय से हमारी राजनीति शुरुआत हुई थी और हम लोग काफी गहरा जुड़ाव हमारा है। 17 अंगीभूत कॉलेज हैं यहाँ पे और लगता है कि एक भी कॉलेज में दलित और ओबीसी को प्रिंसिपल नहीं मिलता। आजादी के 74 साल बाद हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो, और ऐसा नहीं है कि आपका जीता हुआ विधायक और सांसद आपका संविधान बचाएगा, भ्रम में मत रहिए। वही विधायक और सांसद बचाएगा जो अम्बेडकर के साथ, उनकी प्रतिबद्धताओं के साथ खड़ा होगा, जो आरएसएस के साथ खड़ा होगा। आरएसएस के साथ तो खड़ा होगा, वो कैसे बचाएगा? यहां पर मैं डिफर करता हूं। यहां पर समझना होगा वैचारिक प्रतिबद्धताएं कहां हैं, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धताएं कहां हैं। SC/ST खत्म हुआ, कितने सांसदों ने सवाल उठाया केंद्र में, हम लोग लड़े, सड़कों पे खड़ा हो गए और हमने उसको रोल बैक कराया, वापस कराया। कितने लोग नहीं बोलेंगे? उन्होंने मनुवाद के चरणों में, भागवत के चरणों में संविधान को गिरवी रख दिया और हमने दावे के साथ, हमारी राजनीति की शुरुआत ही इस दावे के साथ हुई है कि हम देश के अंदर, देश के संविधान, एकता, अखंडता और जो बहुजन समाज का जो आवाज है उसको हमें स्थापित करना है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं, हर क्षेत्र में पीछे। हमें अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत काम करने की आवश्यकता है और कोई एक आदमी नहीं कर सकता। विधायक कोई तिस्मार खान नहीं होता और न ही कृष्ण का कोई अवतार होता है जो सुदर्शन चक्र से दुश्मनों का गला काट दे। विधायक की ताकत आपको बननी है। हाँ, ये बात सही है कि वह जनप्रतिनिधि, इस बात के लिए जरूर मापा जाना चाहिए कि जब संविधान को चलाया जाएगा और जनता सड़कों पे होगी तो विधायक घर में नहीं होगा, वो आपके साथ सड़कों पर, आपके बीच में वो संविधान को बचाने के लिए खड़ा है। अगर वो खड़ा नहीं होगा तब वो निकम्मा है, नालायक है, लेकिन जब आप खड़े नहीं होंगे तब क्या होगा? इस बात को समझिए, आपको खड़ा होना होगा। और आज तक हम इसमें पीछे हैं, राजनीतिक चेतना की काफी कमी है।